टॉपिक हमारा ये कह रहा है कि ब्रिटेन में आता है पुनर्जागरण, रेनेसा। इससे जन्म होता है आविष्कारों का, और जब नए नए आविष्कार होते हैं, इन्वेंशंस होते हैं, तो उपनिवेशवाद पैदा होता है। उपनिवेशवाद के दो हाथ हैं। पहला रॉ मटेरियल और दूसरा मैन पावर। अंग्रेजों ने रॉ मटेरियल कैसे कलेक्ट किया, मैन पावर कैसे बढ़ाई, हम लोग देख चुके हैं, अच्छे से टॉपिक पढ़ चुके हैं, पिक्चराइजेशन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जब इतना काम ये लोग कर लेंगे तो कहीं ना कहीं पुनर्जागरण मजबूत होगा ना। भाई मान लीजिए आपने मेरे से कहा कि बस मुझे ज्ञान आ गया, मैं आज से जागरूक हो गया, तो करो क्या जागरूक होके? कहीं तो एफर्ट लगाओगे। तो यदि आपने एफर्ट लगाने शुरू कर दिए तो जो जागरूकता आपके अंदर आई है, जो अवेयरनेस आपके अंदर आई है, वो बढ़ती जाएगी। और अगर जागरूक होकर सो गए कि वाह मजा आ गया, जागरूक हो गए, बाद से सोएंगे, तो वो अवेयरनेस समय के साथ घटती जाएगी। तो जब आपने देखा कि मैन पावर के लिए दास प्रथा आई, स्लेव ट्रेड, स्लेव रूट्स कल आप लोगों ने देखे, रॉ मटेरियल के लिए आपने अफ्रीका में कोलोनिज्म देखा, पूरी दुनिया में कोलोनिज्म आपने देखा, तो इन सब चीजों का परिणाम तो यही हुआ होगा कि उपनिवेशवाद की जड़ें बहुत मजबूत हो गई होंगी। और जब उपनिवेशवाद की जड़ें मजबूत हो गई होंगी तो आविष्कार जो हो रहे थे उनकी गति बढ़ गई होगी। पहले मान लीजिए केवल एक नॉर्मल बंदूक का आविष्कार हुआ होगा, लेकिन जब उस बंदूक के रिजल्ट्स यहां पर देखे गए तो असॉल्ट राइफल बनाई जाने लगी। जब असॉल्ट राइफल सक्सेस हो गई तो फिर मिसाइल्स बनाई जाने लगी होंगी। और इसी तरीके से ये पुनर्जागरण भी लगातार बढ़ता चला गया होगा। यानी कि बड़े बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी में सब कुछ गंवाने के बाद जो प्राप्त किया था, उनके बच्चों को चीजें आसानी से मिल गई होंगी। अब प्रश्न उठता है कि इस पुनर्जागरण को बनाए कैसे रखा जाए। सक्सेस हो जाना कोई बड़ी बात ही नहीं, पैसा कमा लेना कोई बड़ी बात ही नहीं है, जाओ किसी चैन खींच लो, गुजर दो चक्कू किसी के, हो गए सक्सेस। उसको मेंटेन रखना बड़ी बात है। किसी व्यक्ति ने पैसा कमाया, अपना एक स्टेटस बनाया, फिर उसको जिंदगी भर मेंटेन रखा, ये बड़ी बात है। तो इसको मेंटेन कैसे रखा जाए? मेंटेन रखने के लिए जो अगली पॉलिसी आती है उसको कहा जाता है साम्राज्यवाद। और आज का हमारा टॉपिक यही है। साम्राज्यवाद का मतलब है इंपीरियलिज्म। साम्राज्य का मतलब ही होता है सम्राट का शासन। साम्राज्य किसका होता है? सम्राट का होता है ना। राज्य किसका होता है? राजा का होता है। जैसे महाजन हम लोगों ने पढ़ा, तो महाजन का हेड कौन था? महाराज। राज्य का हेड कौन था? राजा। विश्व का हेड कौन था? विश्वपति। कुल का हेड कौन था? कुलीन। तो उसी प्रकार से अगर साम्राज्य का निर्माण किया जा रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई सम्राट होना चाहिए। तो जब आप लोग वर्ल्ड के मैप पर ब्रिटेन का नक्शा देखते हैं तो वो नक्शा कुछ इस तरीके का आपको नजर आता है। तो यहां पर 3 छोटे छोटे देश हुआ करते थे। पहला कंट्री है जो दिख रहा है, यह है इंग्लैंड। ये ऊपर छोटा सा कंट्री दिख रहा है आपको, इसका नाम है आयरलैंड। और ये है, इसका नाम है स्कॉटलैंड। ये तीनों एक दूसरे से बेहद नजदीक है, बाउंड्रीज भी कहीं ना कहीं आपस में मिलती हैं। तो तय ये किया गया कि हमारे पास अपना मैन पावर इतना नहीं है कि हम पूरी दुनिया पे रूल कर सकें या अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकें। तो कहीं ना कहीं हमको एक क्लब बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना क्लब बनाए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारी जो सक्सेस का रेट है वो एक लिमिट के बाद में ब्रेक हो जाएगा। तो इन तीनों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया और कहा कि आज से हम लोग एक रहेंगे। तो 3 देशों का ग्रुप बना, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। और इस ग्रुप को नाम दिया गया यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम कोई कंट्री नहीं है। यूनाइटेड किंगडम एक इंपीरियलिस्टिक स्टेट है, एक साम्राज्यवादी राष्ट्र है जो 3 राष्ट्रों से मिलकर के बना है, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। यहां पे इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन, आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन और स्कॉटलैंड की कैपिटल है ग्लासगो। इन तीनों की अलग अलग राजधानियां भी हैं। लेकिन जब बात यूके की होती है तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी माना गया लंदन को, यानी कि लंदन ही हो गई सबसे बड़ी अथॉरिटी। और चूंकि ये जो ब्रिटिश साम्राज्य बना, संयुक्त साम्राज्य बना, इस संयुक्त साम्राज्य में कोई ना कोई सम्राट होगा, तो वो सम्राट कहां बैठेगा? लंदन में ही बैठेगा।
तो इस तरीके से यूनाइटेड किंगडम की चाबी किसके हाथ में आ गई? लंदन के हाथ में आ गई। और फिर लंदन में इसी गद्दी पे क्वीन विक्टोरिया से लेके, किंग जॉर्ज से लेके, प्रिंस से लेकर के, और फिर एलिजाबेथ से लेके, और इस समय आप क्या बोलते हैं, किंग चार्ल्स तक हैं। आई बात इनमें? जो पैसा कमाएंगे इंपीरियलिज्म के सहारे से, तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन जब ये साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ने लगा तो एक समय ऐसा आया कि आयरलैंड और स्कॉटलैंड ने पूरी तरीके से इंग्लैंड की अधीनता को स्वीकार कर लिया और कभी ना अलग होने का संकल्प लिया। यूनाइटेड किंगडम आज भी है, आज भी ये तीनों हैं, लेकिन अब आप इसको ब्रिटेन कहते हैं। आप चाहे इंग्लैंड कहिए, आप चाहे यूके कहिए, बात एक ही होती है। हालांकि इनमें आपस में कभी कभी असंतोष होता है आज भी। वर्ष 2016 की बात है जब आयरलैंड ने कहा था कि हमको आपके साथ नहीं रहना, और इसके लिए बाकायदा वोटिंग हुई थी, जिसको उस जमाने में बहुत तूल दिया था मीडिया ने। लेकिन 46% वोट ब्रिटेन के पक्ष में पड़े थे और 44% वोट ब्रेक्जिट के पक्ष में पड़े थे, तो ये लोग जीत गए थे। लेकिन भविष्य में ये चीजें होंगी। तो साम्राज्यवाद क्या होता है, बात समझ में आ गई? इंग्लैंड का झंडा अलग, आयरलैंड का झंडा अलग, स्कॉटलैंड का झंडा अलग। लेकिन जब ये बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम तो एक कॉमन फ्लैग के नीचे आ जाएंगे, और ये कॉमन फ्लैग आप लोगों ने इस तरीके का देखा होगा, और इस फ्लैग का नाम क्या है? यूनियन जैक। जबकि इंग्लैंड का झंडा आपने देखा होगा, इंग्लैंड का झंडा इस तरीके का है, व्हाइट कलर का झंडा है, रेड कलर की स्ट्रिप है उसके ऊपर। जब हम किसी देश के ऊपर शासन करने जाएंगे, किसी को लूटने जाएंगे, तो हम यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाएंगे, क्योंकि वहां पे हमको ताकत चाहिए, वहां पे हमको शक्ति चाहिए। लेकिन जब हम किसी देश में शांति का संदेश लेके जाएंगे, जब हम कहीं पे खेलने जाएंगे, तो हम इंग्लैंड के नाम से जाएंगे। क्रिकेट टीम किसकी है? यूके की तो नहीं है। लेकिन जब एक मारने पीटने जाते हैं तो यूके बन के जाते हैं। तो जब हम लोग आजाद भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर दो टाइम पीरियड है। पहला टाइम पीरियड है 1707 से 1857, और दूसरा है 1857 से 1947। आप लोगों ने बचपन से ही सुना होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के माध्यम से आई थी और धीरे धीरे उसने भारत पे कब्जा कर लिया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्यकाल था वो इस टाइम पीरियड में था। अगर आप लोगों ने उस जमाने की फिल्में कभी देखी हो जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी, जैसे कि एक पुरानी पिक्चर है क्रांति, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो ब्रिटिश सैनिक थे वो लाल रंग की ड्रेस पहनते थे और कैप लगाते थे, और उन फिल्मों में आपने यूनियन जैक देखा होगा, जैसे वो बैंड बाजे वाले हमारे यहाँ कपड़े पहनते हैं, उस प्रकार की ड्रेस उनकी हुआ करती थी। लेकिन जब आप लोग गांधी एरा वाली फिल्में देखते हैं, भगत सिंह वाली फिल्में देखते हैं, तो उसमें जो ब्रिटिश पुलिस है वो आपको खाकी वर्दी में नजर आती होगी। तो ये डिफरेंसेस क्यों आ जाते हैं? क्योंकि पहले जो रूलिंग थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, और 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चली गई थी। इसके बाद जो ब्रिटिश हुकूमत है इसने भारत का शासन डायरेक्ट अपने हाथों में ले लिया था, और उसके बाद में 1947 तक ये अपने हाथ में रहे। तो इंपीरियलिज्म क्या होता है, बात समझ में आ गई अच्छे से? साम्राज्यवाद किसे कहते हैं? अपने साम्राज्य को बढ़ाने की भावना से कार्य करना। साम्राज्यवाद किसे कहते हैं? दुनिया भर के राष्ट्रों को अपने साम्राज्य के अधीन लाने के लिए कार्य करना। तो इंडिया भी तो कभी यूनाइटेड किंगडम ही था भाई। जो गोल्डन एरा हमारा हॉकी का है, बैक टू बैक 7 गोल्ड जो इंडियन हॉकी टीम ने जीते, कब जीते? जब ब्रिटिश इंडियन हॉकी टीम थी तब जीते। मेजर ध्यानचंद ब्रिटिश इंडिया के लिए खेलते थे, आजादी के बाद भी खेले वो, और दोनों बार जीते। तो ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। ब्रिटिश इंडिया का मतलब हम इनके अधीन थे, अब हम फ्री इंडिया, अब हम इंडिपेंडेंट इंडिया है। आई अच्छे से बात समझ में? अच्छा, आप में से लगभग सभी बच्चों ने 15 अगस्त और 26 जनवरी को ऐसी फिल्में जरूर देखी होंगी जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से संबंधित हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि ये क्रांतिकारी नारेबाजी करते हैं। जब इनको कोर्ट में लाया जाता है, जब इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, तो नारेबाजी करते हैं। क्या आप लोगों ने कभी इनके मुख से 2 प्रमुख नारे सुने? साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, उपनिवेशवाद मुर्दाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद। नारे सुने ना? तो अब इन शब्दों का और अर्थ आपको समझ में आएगा। जो ब्रिटिशर्स भारत में रूल कर रहे थे उनसे हमारी लड़ाई किस बात को लेकर थी? साम्राज्यवादी नीतियों को लेकर, उपनिवेशवादी नीतियों को लेकर, पूंजीवादी नीतियों को लेकर, इन्हीं सब चीजों का विरोध होता था। अच्छी बात समझ में आ रही? तो फिर जब पुनर्जागरण और मजबूत बना तो उपनिवेश के बाद आ गया साम्राज्यवाद,
और इसी साम्राज्यवाद की कहानी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यही साम्राज्यवाद भारत में कैसे आया और किस तरीके से भारत को गुलामी के बंधनों में बांधा, ये अब हमारी आगे की चर्चा का विषय होगा। ये टेबल अगर किसी के पास नहीं बना है तो बना लीजिए। ये साम्राज्य की बहुत ही अच्छी कहानी है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। देखिएगा, अब इंपीरियलिज्म से हमारी कहानी शुरू हो रही है, क्योंकि जो कोलियोनिज्म है वो लिखित कहीं नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कोलियोनिज्म नहीं पता होगा तो बहुत सारे सवालों के जवाब आप दे भी नहीं पाएंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न पैदा होता है कि साम्राज्यवाद का कारण क्या था, क्यों आया आखिर साम्राज्यवाद पूरी दुनिया, और जो आधुनिक भारत की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो साम्राज्यवाद ही है। तो जब इसके कॉजेस की बात होती है तो इसका पहला कॉज है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ना औद्योगिक क्रांति आती ना साम्राज्यवाद आता, क्योंकि ये सारी कहानी औद्योगिक क्रांति से शुरू हुई है। हमें औद्योगिक क्रांति को सफल बनाना है। इतना 3 दिन का लेक्चर लेने के बाद आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या है, औद्योगिक क्रांति को सफल बनाना और किसी भी तरीके से ब्रिटेन को एक विकसित राष्ट्र बनाना। उसी वजह से सब कर रहे हैं, तो औद्योगिक क्रांति इसका कारण है। अच्छा, औद्योगिक क्रांति में हुआ क्या, इंक्रीज डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल एंड न्यू मार्केट। रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ेगी और नए बाजारों की डिमांड बढ़ेगी। इतना माल बनाओ बेचो कहां, तो नए बाजार खोजने के लिए आपको ऐसे देशों में जाना पड़ेगा जहां आबादी कूट कूट के भरी हो। जैसे सेल्स के काम में एक बहुत अच्छी कहानी चलती है, आप लोग को भी सुननी चाहिए। ये सब कहानियां चूंकि अब विलुप्त हो गई हैं, अब लोग सोशल मीडिया पे कहानियां सुनते हैं। कहानी यह है कि 2 बंदों को एक कंपनी ने अपॉइंट किया कि तुम लोग को आज से हमारी कंपनी का सेल्स देखना है। काम क्या है, शीशा बेचना है। ठीक है, शीशा, और शीशे के साथ कंघा देना है फ्री। जाओ, एड्रेस बताया गया, इस गांव में जाकर बेचना है। तो पहला सेल्समैन गया, वो शाम को वापस आया, कह रहा ये पकड़ो इस्तीफा, हम कल से नहीं आएंगे। उसने कहा मैनेजर ने क्यों, तो बोला यार मजाक कर रहे हो या तो तुम, या दुश्मनी खाए बैठे हो। बोला हुआ क्या, बोला गंजों के शहर में कंघा बेचने भेज रहा हो। जिस गांव का पता देके भेजे हो वहां सब गंजे हैं, उन लोगों को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है कि वाले नहीं होते वहां गांव में। बोला अरे ऐसा कैसे यार, मतलब फिर तुम किस बात के सेल्समैन, तो 4 गाड़ी बदलो, बड़ा ना अपना शीशा कंघा चला के। तो दूसरे वाले को बुलाया, बोला तुम जाओ। बुलाउटा 1 महीने बाद पूरा बढ़िया नोट गिनता हुआ, ये लो साहब तुम्हारा हिस्सा, ये हमारा हिस्सा। बोले माल कितना बचा, बोला पूरा बेचा। बोला ये बताओ तुमने गंजों के शहर में कंघा कैसे बेचा। तो बोला पहले मैं गया, मैंने मार्केट रिसर्च करी कि आखिर यहाँ पे लोगों के बाल क्यों नहीं उगते। तो मुझे पता चला कि यहाँ गांव में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, जिसके चलते यहाँ का पानी ऐसा हो गया है कि उसमें कास्टिक सोडा बहुत होता है, तो इनके बाल चले गए। बोले फिर तुमने क्या किया, तो बोले साहब हमने शीशा नहीं बेचा, हमने कंघा बेचा। बोले कंघा बेचा, बोले कंघा तो हमने फ्री में दिया था। बोला नहीं, जो शीशे के दाम थे उस दाम हमने कंघा बेचा। तो बोला क्या कह के बेचा, बोला हमने ये कह के बेचा कि जिस हार्मोन की वजह से आपके बाल चले गए हैं वो सारे हार्मोन्स को मिला के ये कंघा बनाया गया है, और इस कंघे को जब आप अपने गंजे में बार बार फिराएंगे तब आपके बाल निकलेंगे, और कंघा जब आप अपने बाल में फिरा रहे होंगे तो आपको इस बात का मतलब वहम होना चाहिए, इस बात का एहसास होना चाहिए कि वाह क्या शानदार बाल है। तो ऐसे ऐसे करते करते साहब आप कंघा फिराएंगे। तो गांव वालों का है, बोले हैं। अब बोले जब फिरा लीजिएगा तो फिर हम फ्री में शीशा दे रहे हैं, उसमें आप शक्ल वाह क्या लग रहे हैं, और बस आप फील करना चालू कर दीजिए। बोले फिर, बोले 2 लोग फंस गए हमारे चंगुल में, उनको हमने कंघा बेच दिया, शीशा फ्री में दे दिया। बोले फिर, बोले 2 दिन बाद वो लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि यार बाल निकले या निकले मजा बहुत आ रही है। बोले मजा कैसे आ रही, बोले दिन भर ऐसे ऐसे खुजाया करते थे, अब कंघे से खुजाते हैं, आसान हो गया। बोले दूसरी चीज, बोले कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि वो अपनी शक्ल देखता है, वरना जिसके बाल है ना उसको शीशा क्या काम, मुख्य तौर पर शीशा क्यों देखते हैं, बाल ठीक करने के लिए, बाल ही नहीं है वैसे शीशा था। तो बोले ये है सेल्समैन ऑफ द ईयर। इसी तरीके से दूसरी कहानी है जिसमें 2 सेल्समैनों को भेजा गया चप्पल बेचने। तो एक सेल्समैन रात को आया, गाली गलौज किया, बोला ये पकड़ो इस्तीफा, कल से काम नहीं करना। बोला क्यों, तो पागल हो गया। बोला क्या हो गया, बोला वहां कोई जानता ही नहीं चप्पल, उसका आदिवासी नंगे पाँव रहते हैं, वहां कैसे चप्पल बेचा। तो जब अगले दिन दूसरे सेल्समैन को भेजा गया तो उसे चप्पल पहनना सिखा दिया कि जब चप्पल पहनोगे तब उसकी आदत पड़ेगी, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, पाँव में कांटा नहीं लगेगा, तमाम काम हो जाएंगे, आग पे चल सकोगे, अंगारे झेल सकोगे, अधिक तापमान में तुम काम कर सको, सब चप्पल बेचा है। तो मार्केट रिसर्च और स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत जबरदस्त मार्केट रिसर्च है इनकी। इसके बाद प्रोटेक्टेड ट्रेड पॉलिसी ऑफ यूरोप। प्रोटेक्टेड ट्रेड का मतलब होता है कि हम किसी भी देश में जाकर के व्यापार करेंगे तो हमारा माल बिकना चाहिए, लेकिन यदि कोई दूसरा देश हमारे यहां आके व्यापार करेगा तो उसका माल बिकना नहीं चाहिए। इसके लिए उन लोगों ने हैवी टैक्स लगा रखे थे।
अगर तुम अपना माल हमारे यहाँ के बेच रहे हो तो हम बढ़ेंगे तुम, तो इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड ट्रेड। हमारे यहाँ ना माल बिकने पाए, हमारा माल पूरी दुनिया में। और आगे आप लोग पढ़ेंगे कि भारत का व्यापार इसी पॉलिसी के थ्रू अंग्रेजों ने पूरा नष्ट कर दिया था। प्रोग्रेस इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हो रहे हैं, रबर का प्रोडक्शन हो रहा है, पानी के जहाज बन रहे हैं, मोटर गाड़ियां बन रही हैं, तो ये भी एक कॉज है। रेलवेज आई इसी बीच। पहली रेल भारत में कब चली? भारत में पहली रेल कब चली? 1853, मुंबई से ठाणे के बीच, ठीक है। तो रेलवे आ गई। इजी ट्रांसपोर्टेशन इन इंटीरियर पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया, जब रेल की पटरी बिछेगी तो ट्रांसपोर्टेशन और आसान हो जाएगा। कल मैंने अफ्रीका के कंटेक्स्ट में आपको यह समझा भी दिया है। इसके बाद द अक्यूमुलेशन ऑफ सरप्लस कैपिटल ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रिस्ट्रिक्टेड अपॉर्चुनिटीज एट होम ड्रो फाइनेंशियल इंटरेस्टेड टू सीक मोर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट लेस डेवलप्ड लैंड्स विद लोअर लेबर कॉस्ट अनएक्सप्लॉइटेड रॉ मटेरियल एंड लिटिल कंपनसेशन। जो व्यापार ये लोग कर रहे थे उससे जो इनको मोटा मुनाफा हो रहा था, उस मुनाफे का कुछ हिस्सा ये लोग औद्योगिक क्रांति में लगा रहे थे, और जो बचा हुआ पैसा था उसको नए नए देशों में जाके इन्वेस्ट कर रहे थे। यानी कि अपनी जेब से एक भी रुपए लगाए बिना कमा भी रहे थे और उसी कमाए हुए पैसे को नई नई जगहों पे इन्वेस्ट भी कर रहे थे। तो जब कोई व्यक्ति इतना कर रहा होगा तो साम्राज्यवाद को बढ़ावा तो मिलेगा। आगे बात समझ में? तो ये मोटे मोटे कारण थे साम्राज्यवाद के आने के। अब इसी साम्राज्यवाद की आगे की कहानी हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, और कहानी हमारी अब जाकर के शुरू होगी सीधा इंडिया से। और इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले कौन सी कंपनी भारत आई थी, पुर्तगाली। इसकी एक संक्षिप्त कहानी, एक बैकग्राउंड भी आपको बता दूंगा ताकि समझ में आए कि भारत में उस समय क्या हो रहा है। भाई कोई हमारे यहाँ मुंह उठाए चला आ रहा है तो हमको अपने यहाँ की भी तो स्थिति देखनी होगी कि हमारे यहाँ की ऐसा क्या है। तो इन सब चीजों की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। एक बार क्विक रिवीजन, आज की क्लास में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।